हेलो मेरे प्यारे बच्चों को सभी को गुड इवनिंग। मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। किसी का नहीं का बोलने क्या होती है के बारे पर और आता है। सहती में कम पक माए पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाला व्यवसाय होता है। तो कंपनी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, से ज्यादा अपने में है। ठीक है। तो बेटा बहुत ही ब्रीफ में अब तक मैंने जो भी थोड़ा 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 बोला वो सब क्या था, वो सब है वही व्यक्ति सारी दायित्व को उठा। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। एक और तरीके खोलनी है या कंपनी व्यवसाय करना चाहते हैं आप, तो कंपनी क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके लाभ क्या होते हैं और इसकी हानि क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानना होगा। तो आज हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा कंपनी भी व्यवसाय करने का एक तरीका होता है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्या अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, व्यवसाय कैसे कैसे कर सकते हैं। एकल व्यापार के तौर पर कर सकते हैं जहां पर केवल एक ही मालिक होता है, एक का ही पैसा लगता है, वही व्यक्ति सारी दायित्व को उठाता है, असीमित दायित्व होता है उसका, वही व्यक्ति जोखिम वहन करता है और सारा का सारा लाभ लेता है। ठीक है। तो एकल व्यापार हमने पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था हमने? फिर हमने पढ़ा संयुक्त हिंदू परिवार, जिसमें कि परिवार के सदस्यों के द्वारा व्यवसाय चलाया जाता है। ये पारिवारिक पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय होता है, जिसका एक सबसे बुजुर्ग जो सदस्य होता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता ही क्या करता है, बिजनेस का नियंत्रण यानी बिजनेस का डिसीजंस लेता है। और कर्ता का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है, जबकि अन्य सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। कर्ता जो होता है उसके मरने के बाद क्या होगा, उसके मरने के बाद दूसरा जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा वो कर्ता बन जाएगा और व्यवसाय को चलाएगा। यानी अगर आपकी कोई ऐसा व्यवसाय है जो कि पूर्वजों के द्वारा चल रहा है, पूर्वज की संपत्ति से, तो इस प्रकार के व्यवसाय को हिंदू विधान के द्वारा, हिंदू लॉ के द्वारा ही इसको माना जाता है और संयुक्त हिंदू परिवार कहा जाता था। ठीक है। भारत में आज के समय में ये उतना पॉपुलर या प्रसिद्ध नहीं हुआ है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था साझेदारी यानी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी कॉमन पर्पस से आपसी समझौता करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं और कोई व्यवसाय चलाते हैं, तो इसे पार्टनरशिप कहा जाता है, साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी में जितने भी साझेदार होते हैं सभी लोगों का क्या दायित्व होता है, असीमित होता है। सामान्य साझेदारी में, नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस में, और सभी साझेदार क्या होते हैं, एक दूसरे के ओनर भी होते हैं और एक दूसरे के लिए एजेंट का काम भी करते हैं। मतलब एक साझेदार ने दूसरे साझेदार को कह दिया कि भाई तुम ये काम कर दो, और वो जो काम कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, तो सभी साझेदार उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। साझेदारी इस तरह से चलती है। साझेदारी में साझेदार एक अग्रीड समझौते वाले रूप में अपने लाभ या हानि को बिजनेस के शेयर करते हैं, बांटते हैं, पूंजी लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पहले से ही प्री डिसाइडेड तरीके से। साझेदारी समझौता अगर लिखित तौर पर हो साझेदारों के बीच में, तो इसे क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे। और अगर ये मौखिक होता है तो केवल समझौता कहलाता है, अग्रीमेंट कहलाता है। साझेदारी जो होती है बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस, वो एंड हो सकती है, खत्म हो सकती है। अगर साझेदार जब चाहें तब इसे खत्म कर सकते हैं। साझेदारी जो व्यवसाय होता है वो साझेदारी अधिनियम 1932 1932 के अकॉर्डिंग काम करता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था क्या, सहकारी संगठन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है बेटा, जब इसमें अपनी इच्छा से सदस्य आपस में जुड़ करके किसी कॉमन पर्पस से अपने ही सदस्यों के कल्याण के लिए कम कीमत पर किसी वस्तु का उत्पादन या उपभोग करते हैं आपस में ही मिल करके, तो इस प्रकार से साझेदारी सहकारी समिति या सहकारी संगठन कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए इसको बनाने के लिए, और अधिकतम संख्या असीमित हो सकती है।
साझेद कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है बेटा, वन मैन वन वोट वाले पर काम करती है। मतलब हर एक सदस्य को वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, अपना एक मंडल, निर्वाचक मंडल, प्रबंध समिति जिसे बोलते हैं, वो चुनते हैं। और यही प्रबंध समिति सारे बिजनेस के डिसीजंस लेती है। इसमें क्या होता है, सदस्य जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। मतलब वो ज्यादा लाइबल नहीं होते हैं, समिति के कर्जों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। ठीक है, तो बेटा बहुत ही ब्रीफ में अब तक मैंने जो भी थोड़ा 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 बोला, वो सब क्या था, वो सब बिजनेस को करने के डिफरेंट तरीके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी, यानी आप कंपनी खोल करके भी व्यवसाय को कर सकते हैं। कंपनी सबसे बड़ा, सबसे व्यापक, सबसे ज्यादा पैसा लगने वाला, सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाला व्यवसाय होता है। तो कंपनी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग बेटा कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ज्यादातर क्या पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में। ठीक है, कंपनी क्या होती है, कंपनी की परिभाषाएं पढ़ेंगे, कंपनी की विशेषता पढ़ेंगे, कंपनी के गुण पढ़ेंगे और इसके सीमाएं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी किसे कहा जाता है या कंपनी क्या होती है। ठीक है, चलो भाई, तो चैट यहाँ पर रुका हुआ है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। बच्चे हमारे आ गए हैं ना सबके सब। चलो, कंपनी क्या है बेटा, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, लोगों का एक ऐसा समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसका समामेलन, समामेलन का मतलब रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। ठीक है, समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है। मतलब कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले सदस्यों को, जो कि कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवाना पड़ेगा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। ठीक है, फिर क्या होता है, जिसकी स्थापना विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य का मतलब कोई व्यवसाय चलाना है, कोई व्यापार करना है, कोई ट्रेडिंग करनी है, किसी वस्तु का उत्पादन करना है, लाभ कमाने के लिए बेटा। ठीक है, लाभ कमाने के लिए उत्पादन, प्रोडक्शन या फिर विक्रय या फिर व्यापार से संबंधित कोई उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, ये सारे उद्देश्य हो सकते हैं किसी कंपनी को बनाने के पीछे। सदस्यों का दायित्व प्रायः क्या होता है बेटा, सीमित होता है। सीमित का मतलब फिर से मैं आपको समझा दे रही हूँ, कई बार मैंने समझाया है, फिर एक बार लिख रही हूँ। सीमित का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, सदस्य सिर्फ अपने अदत्त यानी आउटस्टैंडिंग अदत्त, जो उन्होंने पे नहीं किया है, अदत्त पूंजी के लिए जिम्मेदार होंगे। जैसे मान लो कि किसी सदस्य ने, किसी मेंबर ने कंपनी में 1 लाख रुपया लगाने का निश्चय लिया था, सोचा था, और उसने 80,000 रुपया कंपनी में पूंजी निवेश की है, कैपिटल लगाया है। 20,000 रुपया अभी भी अंशों का उसने दिया नहीं है, पे नहीं किया है। तो 20,000 रुपया सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, जिसके लिए वो जिम्मेदार होगा। तो सीमित दायित्व होता है जितने भी सदस्य कंपनी में पैसा लगाते हैं उनका। सदस्य सिर्फ अपने अदत्त पूंजी के लिए जिम्मेदार होंगे, इसे कहेंगे सीमित दायित्व। ठीक है, और कंपनी के ऋण के प्रति उनकी ऐसी कोई डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखना। जिसका अस्तित्व यानी कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग होता है बेटा। कंपनी का अपना खुद का एक नाम होता है, खुद की एक पहचान होती है, और इसका नाम, इसकी पहचान इसके सदस्यों से अलग होती है।
क्योंकि कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड बॉडी है, एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका एक वैधानिक अस्तित्व है, विधान यानी कानून या लॉ के रूप में। तो लॉ में, कानून की दृष्टि से कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन समझा जाता है, कृत्रिम व्यक्ति जिसका अपना नाम है, जो अपने नाम से व्यवसाय कर सकती है, अपने नाम से एसेट्स को परचेस कर सकती है, अपने नाम से मुकदमे कर सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है और इस पर केस किया जा सकता है। तो ये क्या हो गई, ये एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, अलग से इसका वैधानिक अस्तित्व है। ठीक है, चलो। मेरा बर्थडे नहीं है आज, तुम लोग ना रोज मेरा बर्थडे मनाते आए, सदस्य पैसा लगाएं फिर अपना अंश बेच करके वापस चले जाएं, कंपनी चलती रहती है। मेंबर मर गया, कोई सदस्य की मृत्यु हो गई, किसी ने पैसा लगाया था वो डूब गया, दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया, छोड़ के भाग गया, फिर भी कंपनी चलती रहती है। कंपनी का क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब निरंतर अस्तित्व होता है। कंपनी लगातार चलती रहेगी, मेंबर के आने मेंबर के जाने का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। मैम जी कंपनी की बर्थडे है, अच्छा किस कंपनी का बर्थडे है, तुमने जो ओपन किया है उस कंपनी का, हाँ, निरंतर चलने वाली होती, ओपन किया हुआ कंपनी का बर्थडे है। चलो, तो बेटा ये याद रखना कि कंपनी जो होती है वो क्या है, निरंतर चलने वाली होती है, लगातार चलती रहती है, और जिसके पास एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का मतलब समझते हो, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब समझते हो, सिग्नेचर। जैसे कि मैं साइन करती हूँ, मेरा साइन जानते हो कैसा होता है, ठीक है, ऐसा साइन करती हूँ मैं, ये समझ जाओ कि क्या लिखा हुआ है, समझ जाना। तो ये अगर मेरा साइन है तो कंपनी का भी एक स्टैंप होता है, कंपनी का भी एक मोहर होता है, कंपनी का भी एक साइन होता है, एक अथॉरिटी होती है जो कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट पर अपना सील लगाती है, अपना स्टैंप लगाती है। इसे कहते हैं सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा, कॉमन सील, जो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, जिससे कि कंपनी की पहचान हो जाती है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसकी एक सार्वमुद्रा होती है, कंपनी कहलाता है। बेटा ये सारी चीजें मिलकर के क्या कहलाती हैं, कंपनी कहलाती है। फिर से एक बार हम लोग जल्दी से रीड करते हैं इस चीज को कि कंपनी किसे कह सकते हैं। कंपनी लोगों का क्या है, समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल इसे बनाते हैं, जिसका एक कॉमन पर्पस होता है, यानी किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी कंपनी का निर्माण होता है। उद्देश्य क्या हो सकता है, व्यापार करना, उत्पादन करना, लाभ कमाना। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, जिसकी स्थापना विशेष उद्देश्य से की जाती है। सदस्यों का दायित्व क्या होता है, जितना भी लोग पैसा लगा रहे हैं उनका दायित्व सिर्फ उनके अंशों के खरीदने के मूल्य के बराबर ही होगा, यानी सीमित दायित्व होता है अंशधारियों का, शेयर होल्डर का, जो लोग पैसा कंपनी में लगा रहे हैं। कंपनी का अस्तित्व क्या होता है, लगातार चलता रहता है। कंपनी लगातार चलती रहती है क्योंकि इसे विधान के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया गया है, और इसकी समाप्ति भी कानून के द्वारा ही हो सकती है। मेंबर के आने या जाने से, मेंबर के मरने या जीने से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी की अपनी सार्वमुद्रा होती है, कॉमन सील होती है, जिससे कि कंपनी हस्ताक्षर, जैसे कंपनी हस्ताक्षर या सिग्नेचर कर रही हो, उस कॉमन सील का प्रयोग करके वो करती है। ठीक है, चलो ये तो हमने समझ लिया मैम, ये तो हमने समझ लिया कि कंपनी क्या है, लोगों का समूह है। कंपनी क्या है, एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। कंपनी क्या है, कंपनी निरंतर चलती रहती है। कंपनी क्या है, किसी कॉमन उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। और कंपनी में क्या होता है, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ये तो हम समझ गए, लेकिन कुछ परिभाषा लिखनी हुई तो क्या लिखेंगे, अपने शब्दों में लिख सकते हो बच्चा, जो समझे हो वो अपने शब्दों में लिख सकते हो, नंबर मिलेगा। फिर भी मैम हमें और नंबर चाहिए तो रट लो, एक परिभाषा कोई भी रट सकते हो। प्रोफेसर एल.एच. हैने के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। हमारी या तुम्हारी तरह ये प्राकृतिक पर्सन नहीं है, लेकिन कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, जिसका
पृथक अस्तित्व होता है, पृथक का मतलब अलग अस्तित्व होता है, इसके शेयर होल्डर, इसके अंशधारी, इसके सदस्यों से अलग, क्योंकि कंपनी का खुद का एक नाम होता है, खुद का एक पहचान होता है, खुद का एक कॉमन सील होता है, खुद के नाम से व्यापार या व्यवसाय चलाती है। ठीक है, इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार का मतलब परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी लगातार चलती रहती है, कंपनी के में मेंबर के आने जाने का कंपनी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसकी एक सार्वमुद्रा होती है, कॉमन सील होती है, मतलब वही बात को घुमा फिरा करके हैने साहब ने इन सारे शब्दों का प्रयोग करके क्या बना दिया, कंपनी की परिभाषा बना दी है। ठीक है, चलो हाँ बेटा, दूसरा वाला भी ऑप्शन लिख सकते हो, कोई भी एक आप याद कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ कि याद करने से बेटर है कि आप समझ करके खुद ही इसको लिखिए। ठीक है, या उसकी परिभाषा अपने आप लिख लोगे। देख लेते हैं हम लोग विशेषता। कंपनी की विशेषता यदि आपने याद कर ली तो कंपनी का अर्थ या उसकी परिभाषा अपने आप लिख लोगे। पहली विशेषता या पहला लक्षण कंपनी के केस में क्या होता है, कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है कंपनी को। कृत्रिम का मतलब जानते हो, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, ये बॉटल जो है आर्टिफिशियल कहला सकती है। इस बॉटल को कि क्या तुम लोग आर्टिफिशियल बॉटल बोल सकते हो, बोलो जल्दी से। ये सब खान सर की शादी मना रहे हैं? लग रहा है तुम लोगों को बुलाया है खान सर ने ना। पर्सन नहीं, बस कृत्रिम। यस मैम। स्वाति, सुप्रिया, शिवा, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब नहीं होता बेटा, आर्टिफिशियल का मतलब डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट का मतलब तो ये हो गया एकदम एक जैसा, है ना। हाँ जी, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। कृत्रिम क्या हुआ, कृत्रिम बनावटी, बनावटी है ना, बनावटी मतलब कृत्रिम जिस जो सांस ना ले सके, जो बोल ना सके, जो देख ना सके, न जो चल ना सके, जो खा ना सके, जो पी ना सके, उसको हम लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं। निर्जीव, निर्जीव जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो वो चीज होती है निर्जीव। भैया इस बॉटल में कोई जान नहीं है, ये क्या हो गई, ये आर्टिफिशियल हो गई। मैं क्या आर्टिफिशियल हूँ, क्या मैं कृत्रिम हूँ, आर्टिफिशियल हूँ, बोलो जल्दी से। क्या मैं तुम लोगों को कृत्रिम नजर आ रही हूँ, जल्दी बताओ जल्दी से। क्या मैं आप लोगों को कृत्रिम नजर आती हूँ, आर्टिफिशियल हूँ मैं, बनावटी हूँ मैं? नो नो मैम, नो 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 नो, नहीं भैया मैं कृत्रिम नहीं हूँ। मैं, मेरे अंदर जान है, मैं सांस लेती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं हंसती हूँ, मैं रोती हूँ, स्वाभाविक क्रियाएं जितनी होती हैं वो सब कुछ करती हूँ, मैं अपना कुछ भी काम वाम करती हूँ। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जा रहा है कंपनी को? कंपनी बेटा है, एक पर्सन भी है, एक व्यक्ति भी है, लेकिन कैसी है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। ये हमारी तुम्हारी तरह बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, लेकिन बिजनेस कर सकती है। इसका एक सिग्नेचर होता है, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी को बेच सकती है। तो बिल्कुल जस्ट लाइक अ पर्सन, एक पर्सन की तरह, एक व्यक्ति की तरह ये कार्य कर रही है, लेकिन किस प्रकार के व्यक्ति की तरह? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम व्यक्ति की तरह। ये व्यवसाय अपने नाम से चला रही है, लेकिन ये कोई हमारी या तुम्हारी तरह सजीव पर्सन नहीं है, निर्जीव है। ठीक है, मेरा बॉटल। चलो, तो कंपनी की रचना कानून के द्वारा होती है, विधान के द्वारा होती है, तथा इसके अपने सदस्यों से ये अलग ही स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। इसके सदस्यों का अस्तित्व इससे अलग होता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान कंपनी भी क्या कर सकती है, अपनी संपत्ति रख सकती है अपने नाम पर, ऋण ले सकती है, लोन ले सकती है, उधार ले सकती है, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, दूसरों पे मुकदमा कर सकती है, केस कर सकती है, या कंपनी पर केस किया जा सकता है या दूसरे इस पर मुकदमा
कर सकते हैं, लेकिन हमारी या तुम्हारी तरह सामान्य व्यक्तियों की तरह ये सांस नहीं ले सकती है, ये जी नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, खा नहीं सकती है, इसीलिए दौड़ नहीं सकती है, ये बात नहीं कर सकती है, इसीलिए हम इसे कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ काम ये बिल्कुल पर्सन की तरह कर रही है और कुछ काम यह क्या कर रही है, कृत्रिम की तरह कर रही है, आर्टिफिशियल है, हमारी तुम्हारी तरह नहीं है। इस वजह से ये क्या हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब क्या होता है बेटा, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, विधान के द्वारा, कानून के द्वारा। कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा कंपनी का फॉर्मेशन या स्थापना की जाती है। ठीक है, तो विधान के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। तो ये एक वैधानिक व्यक्ति कहलाती है, रजिस्टर्ड बॉडी, पंजीकृत संस्था होती है, इसीलिए इसके सदस्यों से इसका अस्तित्व अलग होता है। ऐसा नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि दो लोगों ने, ठीक है, मान लो कि दो नहीं बल्कि कुछ लोगों ने मिल करके एक कंपनी का निर्माण किया, फॉर्मेशन किया। ये चार लोग थे, इन्होंने पैसा लगाया, स्टार्टिंग में एक छोटी सी कंपनी का निर्माण किया, ठीक है, और कंपनी का नाम रख दिया ABCD लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है जिसको एक वैधानिक अस्तित्व मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पंजीकरण हो चुका है, पूंजी लग चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो A है, B है, C है, D है, ये सब अलग अलग व्यक्ति हैं और कंपनी क्या है, एक अलग ही आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अपने नाम से चल रही है, A पर मुकदमा नहीं होगा, B पर मुकदमा नहीं होगा, C पर नहीं होगा, D पर नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ABCD लिमिटेड पर मुकदमा किया जाएगा, केस किया जाएगा। तो इसका अस्तित्व यानी इस कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों के अस्तित्व से अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि कंपनी एक अलग ही व्यक्तित्व रखती है अपने सदस्यों से अलग। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व माना जाता है कंपनी का, जो कि इसके सदस्य के अस्तित्व से अलग होता है। ये अपने नाम से क्या कर सकती हैं, एसेट्स को परचेज कर सकती हैं, लायबिलिटीज को पे कर सकती हैं, स्वामी की परिसंपत्तियां एवं देयताओं से पृथक होती हैं। मतलब स्वामी यानी ओनर जो हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, उनका क्या एसेट्स है उससे कोई मतलब नहीं है कंपनी को। कंपनी का खुद का अपना एक एसेट्स होगा जो कि कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, व्यवसाय में जो कि यूज किया जा रहा है। कंपनी के सदस्य के एसेट्स या कंपनी के सदस्य यदि कोई लोन ले रहे हैं तो कंपनी इसके लिए लायबल या जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पृथक वैधानिक अस्तित्व, इसके सदस्यों से अलग इसका अस्तित्व होता है। तीसरा जो फीचर है लक्षण, स्थापना। कंपनी की स्थापना कैसे की जाती है, ये एक रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत संस्था होती है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। जब भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कंपनी खोलना है, ओपन करना है, तो आपको कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आपको जो भी चरण, जो भी स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना होगा। आपको सबसे पहले पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। कुछ पेपर वर्क में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आगे आप लोग पढ़ोगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, डायरेक्टर का कंसेंट होता है, इस तरह के फॉर्म्स को बनाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ऑफिस में, जिस राज्य में आप कंपनी खोलना चाहते हैं उस राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिस में जा करके जमा करना पड़ेगा ये सारा डॉक्यूमेंट्स, और फिर जाकर के आपको अप्रूवल मिलेगा, तब जाकर के आप कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। मतलब कंपनी को स्थापित करने के लिए बहुत सारे लीगल वैधानिक काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखो, कंपनी की स्थापना अधिक समय लेने वाली होती है, खर्चीली होती है, जटिल प्रक्रिया होती है। इसके कार्य प्रारंभ से पहले कई प्रलेख, कई डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं तथा कई कानूनी आवश्यकताओं का भी पालन करना पड़ता है, जो कि एक्ट में 2013 कंपनी अधिनियम में जो लिखा हुआ है वो सारे के सारे पेपर कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, शाश्वत
उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन। शाश्वत का मतलब कोई बता सकता है मुझे? कोई भी बच्चा जिसका नाम यदि कोई शाश्वत नाम है, परपेचुअल जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, शाश्वत का नाम बता सकता है कोई मुझे? अर्थ जल्दी बताओ, बात मत करो, जल्दी से मुझे सोच करके बताओ, दिमाग लगा के बताओ कि शाश्वत का मतलब क्या होता है। शुद्ध हिंदी है शाश्वत। किसी बच्चे का नाम है शाश्वत? अजर अमर हम कहते हैं ना, अमर है, शाश्वत है। अजर अमर होना, जो कभी मिट ना सके, जो कभी समाप्त ना हो सके, जिसका समापन बहुत जल्दी ना हो, शाश्वत अस्तित्व। नहीं पता है, कोई बात नहीं बेटा सुधांशु। शाश्वत का मतलब होता है जो लगातार जीवित रहे, अमर रहे, लंबे समय तक चलता रहे। तो यहाँ पर क्या है? शाश्वत उत्तराधिकार। इसमें क्या है? कंपनी का यह एक लक्षण विशेषता है। ये कहा गया कि कंपनी लंबे समय तक चलती रहती है। इसके मेंबर के आने या जाने से, सदस्यों की मृत्यु और सदस्यों के आने से या पूंजी लगाने से कंपनी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कंपनी का कोई सदस्य कंपनी को छोड़कर चला जाए, कंपनी का कोई अंशधारी पूंजीपति कंपनी से अपनी पूंजी को विड्रॉ कर ले, निकाल ले, या उसकी मृत्यु हो जाए, तो भी कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी का क्या है? कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार है, परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी की रचना कानून के द्वारा होती है तथा कानून ही इसका अंत कर सकता है। इसके अस्तित्व का अंत केवल तभी होगा जबकि इसको बंद करने की प्रक्रिया, जिसे समापन कहते हैं, पूरी हो जाएगी। सदस्य आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इसका अस्तित्व बना रहेगा बेटा। इसीलिए तो कहते हैं कि कंपनी में निरंतरता सबसे ज्यादा होती है, कॉन्टिन्यूटी सबसे ज्यादा कंपनी में ही पाई जाती है।